नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज एक और वीडियो को लेकर आपके सामने हूँ, जहां पर हम बात करने वाले हैं बीते दिनों चर्चा का विषय रहे कावेरी नदी जल विवाद के बारे में। अमूमन आपने ऐसा पाया होगा कि कुछ दिन जब बीतते हैं, साल 2 साल, इसके बाद फिर से ये मुद्दा चर्चा का विषय बनता है। आखिर ऐसा क्या है उस मुद्दे के पीछे, साथ ही में इन दो राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ऐसी क्या वजह रही है कि कावेरी नदी जल विवाद जो है उसको लेकर हमेशा से ही इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बनी रहती है। समझेंगे पूरे इश्यू को। और साथ ही में पहली बार अगर आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका माध्यम सिर्फ एक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस तरीके के कंटेंट की आवश्यकता है, जो पीएससी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जिन्हें एक ऑथेंटिक कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे यहाँ पर एक वीडियो के अंदर तमाम जानकारियां उनके लिए कवर हो। तो पहला हम शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे हमारा पैटर्न होता है कि हम कोई भी न्यूज़ अगर लेकर आते हैं तो उसके अंदर सबसे अहम पार्ट होता है कि वो द हिंदू का हमारा समाचार पत्र होता है, जहां पर हमें विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो ये आप आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे, कावेरी डिस्प्यूट सीडब्ल्यूएमए अपहोल्ड्स पैनल्स डिसीजन। तो पैनल का डिसीजन क्या है, उसे क्यों सीडब्ल्यूएमए ने बरकरार रखा है, ऐसे तमाम मुद्दे आपके सामने आज रहेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों को समझने से पहले, जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, मुद्दे को समझते हैं। सर, बात अगर हो रही है तो हो क्यों रही है सर, इसके पीछे कारण क्या है। आप ये जो मैप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दक्षिण भारत की नदी का एक मैप है, जिसे हम कहते हैं कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को हम पहले यहाँ पे थोड़ा इसको ड्रॉ करेंगे और चीजों को बताएंगे कैसे है ये कावेरी नदी, कहाँ से बहती है, क्या इसके पक्ष हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। ये दक्षिण भारत का जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपका एक राज्य है जिसे हम कहते हैं कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। आई थिंक क्लियर है। फिर आप देखेंगे ये जो आपको ग्रीन कलर में पोर्शन दिख रहा है, ये आपका राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य। ठीक है, ये दोनों ही समुद्री तट वाले राज्य हैं, जहां पर ये इसका समुद्री तट है और यहाँ पर आपका अरब सागर स्थित है, और यहाँ पर आपका कौन सा सागर स्थित है? दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, थोड़ा इसकी ज्योग्राफी को समझेंगे तो ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। ये आपका है बंगाल की खाड़ी। अब ये जो नदी है ये निकलती है यहाँ से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है इसे हम कहते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं ये आपकी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और जिला अगर पूछा जाए तो आपका जिला रहेगा कुर्ग। कौन सा रहेगा? कुर्ग, और कर्नाटका में स्थित। यहां से ये नदी निकलती है। एक बहुत बेसिक जानकारी है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात है। अगर एक नदी यहां से निकल के और इस राज्य में आ रही है तो इसका मतलब है कि इस नदी को कंट्रोल कौन सा राज्य कर सकता है? ये वाला राज्य, ऊपर वाला जो राज्य जिसके पास ज्योग्राफिकल बेनिफिट है थोड़ा सा। अब ये चाहे उतना पानी किसको दे सकते हैं? तमिलनाडु को देख सकते हैं। क्या इनकी मनमानी करेंगे ये? नहीं, नहीं कर सकते। कारण है उसका, क्योंकि जो हमारी नदियां होती हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय संपत्ति। अर्थात किसी भी नदी के ऊपर किसी एक अकेले राज्य का अधिकार नहीं है। अगर वो दो राज्यों के बीच में बह रही है तो मतलब है वो एक राष्ट्रीय संपदा है। ठीक है, तो ये पूरा मसला है। अब तमिलनाडु ये कह रहा है कि जितने पानी की डिमांड हमें है उतना पानी कौन नहीं दे रहा है? कर्नाटक हमको दे नहीं रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि सही बात है, तमिलनाडु के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसे मामले नहीं है। कुछ मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इसको आप समझेंगे, क्योंकि यूं ही ये इश्यू इतना बड़ा रहा नहीं है। ठीक है, हुआ क्या है, ये दक्षिण भारत के नक्शे में आप देखेंगे यहां पर आपका राज्य जो स्थित है वो कौन सा है? कर्नाटक। और यहां पर आपका कौन सा राज्य स्थित हो गया? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अब देखना हुआ क्या है। भारत जो मानसून प्राप्त करता है, जो बारिश भारत प्राप्त करता है, वो दो तरीकों से करता है। एक मानसून हमारा आता है यहां से, समझ रहे हैं, एक मानसून अपना आता है यहां पे, इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून है ये आपका? दक्षिण पश्चिम मानसून। और वहीं पर यहां से एक लौटता हुआ मानसून भी हमारा आता है। ठीक है, ये लौटता हुआ मानसून है, इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून। कौन सा मानसून है ये? उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, इस बार हमने देखा पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो बारिश है वो क्या हुई है? बहुत कम हुई। ठीक है, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव था इस बार। किसका प्रभाव था? अल नीनो का प्रभाव था। इसको लेकर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर इस प्रभाव को पूरी तरीके से समझा देंगे क्या प्रभाव है। ठीक है, तो बारिश जैसा हम देख रहे हैं आज 30% तक बारिश कम हुई है इस बार। तो कर्नाटक ने कहा कि हमको पानी मिला ही नहीं है सर इस नदी में, तो हम आपको कैसे दे रहे हैं? सही बात है, हमारे बीच में पहले समझौते हो रखे हैं ऐसे कि हमें इतना पानी देना है और हमने समय समय पर उसे फॉलो भी किया है। लेकिन आपकी जो समझौते हैं वो किसके लिए हैं? जब बारिश कैसी हो? नॉर्मल हो। लेकिन इस बार नॉर्मल बारिश नहीं हुई है, बारिश हुई है कम। और उतना पानी अगर हम आपको दे देते हैं तो हमारे किसान जो है वो भूखे मर जाए, वो स्थिति आ जाती है। यहाँ पे राजनीतिक पेच भी खूब सारे हैं।
कर्नाटक और तमिलनाडु की राजनीति को आप देखोगे तो कावेरी नदी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सरकारें बना सकती है और सरकारें गिरा सकती है। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि कई बार सर जैसे कर्नाटक के लोग आज तमिलनाडु के लोगों को कोई बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। दंगे हुए हैं, कई बार मारपीट होती है यहाँ पे, इवन लोगों ने हत्याएं तक करी है एक दूसरे की इस कावेरी नदी जल विवाद को लेकर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और इवन अभी हाल ही में जैसा जो स्टालिन जी हैं और सिद्धारमैया जी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इसका निवेदन किया है कि आप भी आए और इसमें इंटरवेंशन करके इसका एक उचित समाधान जो है वो निकालें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मुद्दा क्या है, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ समझते हैं डिस्कशन में कैसे आया, चर्चा में क्यों आया। शुक्रवार की बात है, CWMA, इसे हम कहते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। CWMA ने अपहेल्ड किया, मतलब बरकरार रखा है, द डिसीजन ऑफ कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने जो निर्णय दिया है कि इतना पानी तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए, तो इसके निर्णय के बाद, ये रेगुलेशन कमेटी ने जो निर्णय दिया, उसके निर्णय के बाद कर्नाटका सरकार जो है वो कहां पर जाती है, CWMA के पास जाती है और प्लस सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाती है। कहां जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाती है, ठीक है। तो CWMA ने तो क्या बोला, जो इस पैनल ने आपको बोला है, जो इस कमेटी ने बोला है, उतना पानी आपको, ये वैसे कितना पानी है, 3000 क्यूबिक फीट वाटर आपको कब तक देना है, 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को दे देना है। और कर्नाटका कह रहा है कि सर हम इतना पानी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास उतने पानी की इस बार हमको उतना प्राप्त ही नहीं हुआ था, हम आपको कहां से देते हैं। सवाल ये, ठीक है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा कावेरी नदी के बारे में, क्योंकि स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर एक नदी इतना चर्चा का विषय रहती है तो पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में एक आध प्रश्न वहां से पूछ लिया जाए, ठीक है। ये इसका ओरिजिन, ये नदी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां पूर्व कर्नाटका से निकलती है। देखेंगे आप, चीजें बहुत सारी कवर हो जाएंगी आपकी। इसके लेंथ है अराउंड 800 किलोमीटर, और साथ ही में ये कर्नाटका में 320 किलोमीटर के लगभग और तमिलनाडु में लगभग 416 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। मतलब तमिलनाडु में इसका बहाव जो है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सीजनल रिवर है, मतलब देखो भारत में मुख्यतः दो तरीके की नदियां हैं। एक तो नदियां वो हैं जो हिमालयी क्षेत्र से बहती हैं, और दूसरी वो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अमूमन हम देखते हैं कि वर्ष भर उनके अंदर पानी हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो नदियों में मानसून के समय पानी देखने को मिलता है। लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जहां पर पानी ज्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है उसका, उसका कारण ये है, ये एक ऐसी नदी है जिसको दो तरीके से पानी की आवक होती है। जिस स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वहां से तो इसको पानी मिलता ही है, लेकिन जो लौटता हुआ मानसून है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो लौटता हुआ मानसून है ना आपका, ये जो मानसून वापस लौटता है अक्टूबर के महीने में, ये आपका एक तट है। ये तट कौन सा है, कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर भी बारिश करता है, तो इस वजह से तमिलनाडु को तो ये पानी भी मिल जाएगा। अब कर्नाटका क्या बोल रहा है, सर हमारे तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने बारिश इस बार करी नहीं है और मानसून चला भी गया है, और आपके वहां तो जाता हुआ मानसून फिर बारिश करेगा। आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सवाल यहां बनता है, ठीक है। फिर आप देखें यहाँ पे थोड़ा और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम। फिर भी इस नदी में पानी हम अमूमन थोड़ा ज्यादा देखते हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड क्या होती है, जैसे मानिए ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और इसकी दिशा इस तरफ है। अब जब ये नदी यहां से बह रही है तो इसका राइट तो हुआ इस साइड में और लेफ्ट हुआ ऊपर साइड में। तो ये जो लेफ्ट साइड से आने वाली प्रमुख नदियां हैं हेमावती, शिमसा और अरग्गी, ये तीन नदियां हैं जो इसके लेफ्ट साइड से आती है। और वहीं हम राइट साइड से बात करें तो नोयल, भवानी, कबिनी और अमरावती, इन सारी नदियों को आप आगे वाले मैप में आराम से पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। पर नदी का बेसिन तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में भी आता है। अब सवाल ये है, आप इस नदी को देखेंगे तो आप पाएंगे सर आप क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं हमें, क्योंकि नदी तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ही बह रही है। आप कह रहे हैं केरला और पुदुचेरी में भी बह रही है। हम बात कर रहे हैं बेसिन की, किसकी बात कर रहे हैं, बेसिन का अर्थ ये होता है कि नदी और उसके साथ में जो उसकी सहायक नदियां हैं उनको भी हम काउंट कर लेते हैं, तब जाके उसका क्या बनता है, नदी बेसिन बनता है। तो इस हिसाब से ये आपका पुदुचेरी वाला एरिया भी इसके अंदर कवर होता है, और केरल भी इसके अंदर कवर होता है, और ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटका, ये चारों के चारों हमारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर, इतिहास तो रहा होगा कुछ, ऐसा तो है नहीं अभी अभी मामला उठा है, समझाते हैं सर इतिहास क्या है। 1892 की बात है, कब की बात है ये, 1892, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, 1992। मैसूर और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उनके बीच में समझौता होता है। एक बात ये समझे, हम आजाद हुए 1947 में, उस समय ना कोई कर्नाटक नाम का राज्य था और ना कोई तमिलनाडु नाम का राज्य था। मैसूर एक राजघराना था, आपने टीपू सुल्तान का नाम जरूर सुना होगा, वो वहीं से आते हैं। एक तो मैसूर राजघराना था, और मद्रास अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी, मद्रास अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी और मैसूर राजघराना था। अब इनके बीच में मैसूर जो आज का कर्नाटक का क्षेत्र है और मद्रास जो आज का तमिलनाडु का क्षेत्र है। आप ये देखिए सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सो नो डाउट ऐसा मानते हैं कर्नाटक के लोग कि उस समय जो समझौते हुए थे उसमें किसको फायदा हुआ था, मद्रास को फायदा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वहां पे डोमिनेंस। एक बात ये आती है,
तो ये एक समझौता हुआ इन दोनों के बीच में, तो थोड़ा बहुत मामले को क्या किया इन्होंने, एक बार के लिए शांत किया। फिर बात आती है 1924 की। 1924 तक इस नदी के बंटवारे को लेकर मात्र दो राज्यों के बीच में विवाद था, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। दो पार्टी फिर से उठ खड़ी होती है, और वो कौन सी है, हमारी अब केरला वाली पार्टी जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है, और साथ में आपका जो पुदुचेरी है वो भी इसके अंदर अब हिस्सेदारी मांगता है। ठीक है, यहाँ केरला का त्रावणकोर का क्षेत्र था उस समय। 1924 में फिर एक समझौता होता है, उसके तहत ये बात होती है कि जो तमिलनाडु एंड पुदुचेरी वर अलोकेटेड 75% ऑफ वाटर, 75% पानी किससे दिया गया, तमिलनाडु और पुदुचेरी के एरिया को। बाकी 23% किससे मिला, मैसूर को, कर्नाटका को, और जो बचता है इसके बाद वो किसे मिला, केरला को मिला। ऐसा कुछ समझौता हुआ। अब आजाद हुआ भारत 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे, है ना, कमेंट बॉक्स में ये नाम जरूर लिखें कि फैजल अली के अलावा दो और सदस्य इस आयोग के अंदर कौन कौन से थे। ठीक है, और एक और प्रश्न भी आपके लिए रहेगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि जब भी दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए किस अनुच्छेद में हमारे प्रावधान करा गया है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद ये जो मामला है वो ज्यादा उलझने लगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इस विवाद को लेकर। फिर 1990 की बात आती है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है। कुछ ऐसे डिसीजन पे पहुंचने का प्रयास होता है, सर कब तक लड़ते रहेंगे, आखिर मिलकर एक समझौता तो करना पड़ेगा ना हमें। फिर 2007 में इसका फाइनल डिसीजन आता है, ये डेटा थोड़ा आप चाहे तो याद रख सकते हैं। और तमिलनाडु को फिर कितना पानी दिया गया सर, 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर। आप इसे सीधा याद रखें कितना पानी दिया गया, इतना लंबा आप नहीं याद करें। तो 419 टीएमसी कितना पानी दिया गया, 419 टीएमसी तो किसको पानी दिया गया, तमिलनाडु को। इसके बाद कर्नाटका को कितना मिला, 270 टीएमसी मिला। ठीक है, और वहीं पर केरला को कितना मिला, केरला को मिला 30 टीएमसी, और 7 टीएमसी जो है वो किसको मिला, पुदुचेरी को। तो ऐसा समझौता यहां पर होता है। तो यहां पर भी डोमिनेंस किसका रहता है, हम देखते हैं कि तमिलनाडु को इतना पानी यहां पर मिला है। कर्नाटका अश्योर्ड टू रिलीज वाटर ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इट। फिर 2007 के बाद कर्नाटका ने बोला ठीक है सर, अब डिसीजन आ ही गया है तो हमारे पास जैसे जैसे पानी होता रहेगा हम उसको पीरियोडिकली छोड़ते रहेंगे और उतना पानी इन पर्टिकुलर जगहों को देते रहेंगे। लेकिन ये बातें तब की हैं जब मानसून सामान्य हो। इस बार जो बारिश हुई है वो 123 वर्षों की सबसे कम बारिश है, 123 वर्षों की सबसे कम बारिश है। सवाल तो बनेगा फिर आखिरकार, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। अब कावेरी जो अपना वाटर डिस्प्यूट है, इसमें आप देखेंगे 2018 में एक लैंडमार्क डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर जो तमिलनाडु को पानी जो मिलना अभी तक मिलता आ रहा था और कर्नाटक हमेशा से इसको ऑब्जेक्ट कर रहा था, अब वो क्या हो गया, उसके अंदर क्या आई, कमी आ गई। जो पानी हर बार तमिलनाडु को मिल रहा था वो कमी आई। और एक और अथॉरिटी की स्थापना होती है जिसे हम कहते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते थे, भाई हमारे को इस बार पानी कम दिया, वो कह रहे हैं पानी ज्यादा मांग रहे हैं, यूं करके बिल्कुल वो बच्चों वाली लड़ाई है इनके बीच में हमेशा की तरह शुरू। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में इस बात का ध्यान रखता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को नहीं सुनेगा। जब भी कभी ऐसा होता है तो संसद से यह आग्रह किया जाता है कि ऐसी कोई अथॉरिटी का आप निर्माण करें जो इन चीजों को लगातार देखती रहे। तो CWMA की स्थापना होती है 2018 में। फिर इन्होंने तय किया कि भाई इतना पानी जो है वो आपको देना है। तो अब समस्या यही आ रही है कि ये पानी जो दिया जाना था उतना पानी नहीं दे पा रहे हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे कर्नाटका के अपने लॉजिक से तमिलनाडु पानी की डिमांड कर रहा है। देखना होगा ये मुद्दा कहां पर जाकर ठहरता है। लेकिन आई थिंक मेरा यह प्रयास सफल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मैं इस मुद्दे को आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हमारी क्लासेस किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के इस फैमिली का एक मेंबर बन के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले समय में इसके संबंध में जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।